हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीए नेट जेआरएफ 2019 दिसंबर के फर्स्ट पेपर के बारे में। यहाँ पर हम फर्स्ट पेपर के टोटल 50 क्वेश्चंस के सेट को यहाँ आंसर्स के साथ देखेंगे। वीडियो को यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। यहाँ पर इसको मैच कराना है, सेट ए को सेट बी से या सेट 1 को सेट 2 से मैच कराना है, जो इस प्रकार है: स्वायत्त विकास स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर एवं विमर्शी चिंतन स्तर। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ पर इसकी कोडिंग दी हुई है। और यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट मैच यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। मीन्स यहाँ पर स्वायत्त विकास स्तर का राइट मैच होगा भाव एवं भावनाएं, स्मृति स्तर का राइट मैच होगा यहाँ पर तथ्यों एवं सूचनाओं को याद करना, एंड अवबोध स्तर का यहाँ पर राइट आंसर होगा तथ्यों और उनके उदाहरणों के संबंध देखना, और विमर्शी चिंतन स्तर इसका जो करेक्ट मैच होगा वो होगा समस्या उठाना और समस्या का समाधान करना। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया गया है। कक्ष शिक्षण के संदर्भ में उस आधार भूमि को क्या कहते हैं जिस पर अधिगमकर्ताओं के बीच स्नेहिल और परिपोषक संबंध बनाए जा सकते हैं? जांच पड़ताल, शिक्षक की भावात्मकता, संरचना निर्माण और प्रतिपुष्टि। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक की भावनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है: नीचे दिए गए अधिगम परिणाम की सूची में से ऐसे परिणामों को चिन्हित कीजिए जो उच्च स्तरीय परिणाम कहे जाते हैं। तथ्यों और नियमों का अधिगम, विश्लेषण और संश्लेषण की क्षमता प्रदर्शित करना, जागरूकता, अनुक्रिया और मूल्यन, अनुकरण, कार्यसंधान और सटीकता, अभिव्यक्ति, सहजीकरण, संगठन और चरित्रीकरण। यहाँ पर इसकी कोडिंग दी हुई है। मीन्स इन 6 ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मीन्स यहाँ पर बी, ई एंड एफ। बी है विश्लेषण और संश्लेषण की क्षमता प्रदर्शित करना, ई है अभिव्यक्ति और सहजीकरण, और एफ है संगठन और चरित्रीकरण। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है: निम्नलिखित में से कौन सा क्रम उच्च शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुपूरन के विकास को सही प्रतिबिंबित करता है? यहाँ पर एक तरह से ये सीक्वेंस बतलाना है। यहाँ पर इसका एक राइट सीक्वेंस बतलाना है कि इसको एक प्रॉपर एक क्रम में लगाना है, स्टेप वाइज इसको अरेंज करना है। और यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर अरेंज्ड है। पाठ्यपुस्तक, अनुपूरक सामग्री, अभिक्रमित अधिगम सामग्री, मॉड्यूलर सामग्री और ऑनलाइन विधियाँ, ये यहाँ पर इसका करेक्ट अरेंजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी यहाँ पर मैच कराना है और ये रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आया हुआ है। ये ऑलरेडी मैंने करा रखा हुआ है मेरे साइकोलॉजी वर्ल्ड दूसरे चैनल में। मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत मैंने इसको कराया हुआ है। आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा हमारे दूसरे चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड का, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर इसका जो करेक्ट मैच होगा, नामिक मापनी जो है वो वर्गीकरण और क्रम से संबंधित है। क्रमिक मापनी इसको स्टार्ट करते हैं। ये नामिक मापनी ये आपका वर्गीकरण से रिलेटेड है। क्रमिक मापनी ये आपका वर्गीकरण और क्रम इसमें दोनों ही आएंगे। अंतराल मापनी में वर्गीकरण, क्रम और समान इकाइयाँ आएंगी, और आनुपातिक मापनी में वर्गीकरण, क्रम, समान इकाइयाँ और निरपेक्ष शून्य आएगा। तो जिन्होंने ये वीडियो देखी होगी वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है: निम्नलिखित सूची में से ऐसे परीक्षणों को चिन्हित कीजिए जो शोध के संदर्भ में इष्टतम कार्य निष्पादन परीक्षण की कोटि में आते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण, प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण एंड अभिरुचि परीक्षण।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिसर्च और टीचिंग हम कह सकते हैं उसको मैच करा के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। और साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने साइकोलॉजी पेपर में पढ़ रखी होती है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उनके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली वो सॉल्व कर सकते हैं। और जो साइकोलॉजी के बाहर के अदर सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं वो भी मेरा चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड को देख सकते हैं। वहाँ पर साइकोलॉजी का जो सेकंड यूनिट होता है रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैट्स, वहाँ पर आपको उसकी मैंने ऑलमोस्ट 64 वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हुई हैं। अगर आप उसको देख लेते हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड की आपकी पूरी तैयारी हो जाती है। तो यहाँ पर कोडिंग दिया गया है, इसमें से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, मीन सी, ई एंड एफ यहाँ पर करेक्ट होगा। सी है उपलब्धि परीक्षण, ई है बुद्धि परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शोध चक्रीय प्रकृति का है? मौलिक शोध, व्यवहारित शोध, क्रियात्मक शोध और मूल्यांकन शोध। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक शोध। ये भी मैंने एक एक रिसर्च को करा रखा हुआ है, एक एक वीडियो प्रॉपर इस पर बनी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श विधि में प्रतिदर्श के एक समान और स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं? अवस्था प्रतिदर्श प्रतिचयन, गुच्छ प्रतिदर्श प्रतिचयन, विमात्मक प्रतिदर्श प्रतिचयन और स्नोबॉल प्रतिदर्श प्रतिचयन। क्योंकि ये हिंदी में दिया हुआ है तो बिल्कुल ये शुद्ध हिंदी लिखी हुई है। थोड़ा सा इसका इंग्लिश भी हम देख लेते हैं। स्टेज सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, डायमेंशनल सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग जो है वो थोड़ा सा रैंडम से मिलता जुलता सा होता है। ये भी सैम्पलिंग पर भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी हुई है। सैम्पलिंग के एक एक टाइप को एक एक वीडियो में मैंने डिटेल में कराया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शोध के किस चरण में शोध नैतिकता का मामला प्रासंगिक हो जाता है? समस्या चयन, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, प्रदत्त विश्लेषण और व्याख्या, शोध समग्र को परिभाषित किया जाना। तो यहाँ पर इसका कोडिंग दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, सी एंड डी, प्रदत्त विश्लेषण और व्याख्या, शोध समग्र को परिभाषित किया जाना, ये शोध नैतिकता के स्टेप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च में भी हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पेपर में पहले बहुत ही हल्के क्वेश्चन आते थे रिसर्च में, लेकिन अब के पेपर्स में हम देखते हैं कि रिसर्च के भी क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें, क्योंकि एवरी यूनिट से आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं। अगर रिसर्च से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं, किसी किसी शिफ्ट में ये भी होता है कि आपके रिसर्च और टीचिंग से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो किसी भी यूनिट को आपको यहाँ पर स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के गुणात्मक शोध अभिकल्पन में लोगों के जीवन का वर्णन करने के लिए व्यक्तिगत कहानियों की तलाश की जाती है? ये तो बिल्कुल ही ईजी है। ये है नृजाति विज्ञान, आधारिक सिद्धांत शोध, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया और वृत्तांतात्मक शोध। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वृत्तांतात्मक शोध, मीन्स केस स्टडी, नरेटिव रिसर्च। यहाँ पर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रत्येक कक्षा के अंत में लघु सारांश को क्या कहा जाता है? भाषाई विवरण, रूढ़ोक्ति निष्कर्ष, भाषाई संकेत चिन्हांकन, अंतरीकृत निष्कर्ष। और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषाई संकेत चिन्हांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में संप्रेषण की इकाई के रूप में सूक्ष्म अभिव्यक्तियाँ होती हैं नकारात्मक, सकारात्मक, हेर फेर परक एंड संचारशील। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संचारशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अच्छे संप्रेषण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? कतिपय शब्दों पर अतिशय जोर दिया जाना,
अबोधगम्य एवं अर्थहीन शब्दों का प्रयोग, समधिकता का समुचित उपयोग, प्रतिपुष्टि की तात्कालिकता, गैर भाषाई संकेत, छात्रों द्वारा किया गया समालोचना की उपेक्षा करना। और यहाँ पे इसकी कोडिंग दी हुई है एंड यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में हम देखते हैं सी, डी एंड ई मीन्स समाधिकता का समुचित उपयोग, प्रतिपुष्टि की तात्कालिकता, गैर भाषाई संकेत, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि हिंदी यहाँ पर बिल्कुल हाई लेवल की हिंदी होती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उसके इंग्लिश वाले क्वेश्चन को भी देख लें, क्योंकि यहाँ पर नेट के एग्ज़ाम में जो इंग्लिश क्वेश्चंस का लेवल होता है वो बहुत ही नॉर्मल लेवल की इंग्लिश होती है, इसको आप इजीली समझ सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होती है तो आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन को आप ज़रूर ही देखें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षक की वाणी के स्वराघात को कहा जाता है भाषिक, पराभाषिक, गैर भाषिक और बृहद भाषिक। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पराभाषिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट और रीज़न वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर है कि स्टेटमेंट दिया जा रहा है, यदि कोई शिक्षक कक्षा में एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में अपने सामर्थ्य में वृद्धि करना चाहता है या चाहती है, उसे पहले अपने छात्रों को समझना चाहिए। और इसके पीछे रीजन दिया जा रहा है, छात्रों को समझने की सामर्थ्य तथा आश्रित श्रवण असंबद्ध प्रकथन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ए सही है लेकिन आर यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मिसिंग नंबर को सर्च करना है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया है आपका। 2, 4, 6, 12, 10, 36, 14, क्वेश्चन मार्क 18, 324, ये मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, ये हम देख रहे हैं। और यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 108 यहाँ पर ब्लैंक में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया आपका। अपूर्व मधु का पुत्र है, विनोद मधु के पति का भाई है, अपूर्व और विनोद में क्या संबंध है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है आपका, ये तो बिल्कुल आपको आता ही होगा। ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन तो बिल्कुल होता ही होता है। और यहाँ पर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा भतीजा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग वाली क्वेश्चन आ गई। यदि इंग्लैंड का कूट ULSNYLV है तो इसी कूट भाषा का प्रयोग करने पर IRELAND का कूट क्या लिखा जाएगा। ये बिल्कुल आपको आता होगा, अगर आपको नहीं आता है तो इसको बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर लें। इसकी बहुत ही सिंपल होता है, इसको समझना बहुत ईजी होता है। और यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, मीन्स QHUNYLV इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये यहाँ पर रेशियो का क्वेश्चन आ गया। रेशियो निकालना भी बहुत ही सिंपल होता है और ए और बी का अनुपात 3:7 है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर यह अनुपात 9:17 हो जाता है। तो ए और बी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 एंड 42। यहाँ पर ये जो मूल संख्या थी वो यही थी। तो मैथ से भी हम देख रहे हैं कि रीजनिंग से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर डीआई से आपके 5 क्वेश्चन फिक्स ही होते हैं। डीआई कभी कभी थोड़ा सा टफ भी हो जाता है, लेकिन ये रेशियो वाले क्वेश्चन, एवरेज वाले क्वेश्चन, ये सब इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि इनसे एक एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आप करेक्ट करते जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है, बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर एक बार आप समझ गए तो आपको ये लाइफ टाइम याद रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये हमारा ये अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में हमें करेक्ट अल्फ़ाबेट को लिखना है और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा U एंड H। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर भी ओके ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। अनुमान का क्वेश्चन, हर कोई पार्टी में जा रहा है, आपको भी जाना चाहिए। इस अनुमान कथन में कौन सा तर्क दोष है। यहाँ पर तर्क दोष का क्वेश्चन है जो कि सिलेबस में न्यूली ऐड ऑन हुआ है, उससे भी क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एड पॉपुलम। एड पॉपुलम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अलग अलग टाइप्स के तर्क दोष के बारे में बतलाया गया है।
मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि अपने इस चैनल कंपटीशन वर्ल्ड पर मैं नेट फर्स्ट पेपर के टॉपिक्स को मैं कवर करवाऊँ। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सभी छात्रों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की तथा कतिपय छात्रों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की। ये भी आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। यह निम्नांकित में से किसका दृष्टांत है? विरोधाभास, अधि आश्रित, सुपर ऑल्टरन, उपाश्रयी या फिर विपरीतार्थी। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विरोधाभास। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने पढ़ा होगा वो इजीली इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। दो क्रमिक पूर्णांकों का गुणनफल संख्या 2 से विभाज्य है, अतः 4 × 5 = 20 संख्या 2 से विभाज्य है। यह किस प्रकार का तर्क है? मीन्स यहाँ पर पहले ये थ्योरी बतलाई जा रही है। इसके बाद में थ्योरी बतलाने के बाद यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ये चीज़ किस में करी जाती है? ये निगमनात्मक तर्क में ये चीज़ किया जाता है। मतलब पहले थ्योरी दे दी जाती है, उसके बाद में उसको एग्जाम्पल देकर समझाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रमाण के संदर्भ में लौकिक तथा अलौकिक के मध्य अंतर ज्ञात किया जाता है? अनुमान, उपमान, प्रत्यक्ष और शब्द। यहाँ पर जिन्होंने अनुमान पढ़ा होगा वो इसको इजीली बता सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ छात्र कर्तव्यनिष्ठ हैं। यह किस प्रकार के तर्क वाक्य का उदाहरण है? सार्वभौम विधेय, सार्वभौम निषेध, विशेष विधेय और विशिष्ट निषेध। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशेष विधेय। रीजनिंग से भी हमने देखा, लॉजिकल रीजनिंग से भी, मैथमेटिकल रीजनिंग से भी यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आए हैं। अभी तक हमने देखा कि हर यूनिट से आपके 5 क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये डीआई का क्वेश्चन आ गया। मेरी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है। मैं यहाँ पर टेबल को लाती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसको आपको खुद ही समझना पड़ेगा बिकॉज़ मेरी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन ये वाला डीआई थोड़ा सा इजी था। मुझे याद आ रहा है कि ये वाला डीआई, क्योंकि हाँ जी ये वाला डीआई इजी है, बहुत ही इजी दिया हुआ है। यहाँ पर ये आपको टेबल दिया हुआ है और इससे 5 क्वेश्चंस आपको बताने हैं। तो यहाँ पर फटाफट से क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर ई का कुल प्राप्तांक क्या है? तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 352.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और सी के कुल प्राप्तांकों का अंतर कितना है? यहाँ पर ये पहले मैं टेबल को ला रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं या इसको ध्यान से देख सकते हैं। इसको आप खुद से एनालिसिस करें और एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर बता दे रही हूँ, फिर आप उसको मैच कराएं खुद से सॉल्व करके। ये आपका टेबल है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है डीआई का वो है ई के कुल प्राप्तांक हैं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 352.5। एनटीए के अकॉर्डिंग ही सारे आंसर्स यहाँ पर मैं बतला रही हूँ। एनटीए साइट पर जो आंसर्स अवेलेबल हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर करा रही हूँ। ए और सी के कुल प्राप्तांकों में कितना अंतर है? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 42.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विषय के छात्रों ने न्यूनतम औसत प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं? बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ऐड करना है, आपको परसेंटेज निकालना है। इसी तरह के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी, इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी द्वारा कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए गए हैं? यहाँ इसका करेक्ट आंसर है 94.17। और इसका लास्ट क्वेश्चन आई थिंक है, रसायन विज्ञान में छात्रों का औसत प्रतिशत प्राप्तांक क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 74%। तो यहाँ पे डीआई के भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आगे कंप्यूटर के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए, आईसीटी के क्वेश्चंस। आईसीटी से भी बहुत ही नॉर्मल लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं मेनली, लेकिन आप इसमें सब कुछ पढ़ें, ज़्यादातर इसमें स्पैम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा है? डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धि और पाइथन। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा पाइथन। पाइथन एक मशीन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराना है, इसका फुल फॉर्म बतलाना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। एंड यहाँ पर www वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। जावा ये हो जाएगा प्रोग्रामिंग भाषा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा। रैम परिवर्तनशील स्मृति हो जाएगी और रोम गैर परिवर्तनशील स्मृति हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई गवर्नेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विवरण उपयुक्त है? नागरिकों को भागीदार, सक्षम और सशक्त बनाना, नागरिकों को उचित और पक्षपात रहित सेवाएं देना, प्रौद्योगिकी चलित प्रशासन देना, ई कॉमर्स अनुप्रयोगों में जनता का विश्वास सुनिश्चित करना। ये क्वेश्चन आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 2012 और 13 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रीवियस पेपर की आप तैयारी करते रहें, प्रीवियस पेपर को सॉल्व करते रहें, क्योंकि कई बार आपके 1-2 क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से भी मैच कर जाते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों को भागीदार, सक्षम और सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन है? इंटरनेट, बिंग, स्काइप और एक्रोबैट रीडर। यहाँ पर बिंग इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर स्टेटमेंट और रीज़न वाला क्वेश्चन आ गया। इंटरनेट अंतर संयोजित कंप्यूटर नेटवर्कों का एक समुच्चय है जो तांबे के तार, फाइबर ऑप्टिक केबल, वायरलेस कनेक्शन इत्यादि जैसे संचरण माध्यमों से जुड़ा हुआ होता है। और इसका रीज़न दिया गया है, वर्ल्ड वाइड वेब अंतर संयोजित प्रलेखों का एक समुच्चय है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों में 2 अलग अलग बातें कही जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से संधारणीय विकास के लक्ष्यों की पहचान कीजिए। क्षुधा शून्यता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छ जल और स्वच्छता, हरित कृषि, जलवायु संक्रिया। यहाँ पर कोडिंग दी हुई है। ये MGD का क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आप MGD और SDG को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, इससे हर साल क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। एंड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 एंड 4 की बात यहाँ पर कही गई है। ज़ीरो हंगर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छ जल और स्वच्छता, इसकी बात यहाँ पर MGD में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर भी मैच कराने का क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। यहाँ पर सेट ए को सेट बी से मैच कराना है। यहाँ पर हम देखते हैं, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट मैच होगा, नीति संरक्षण उद्यम। गुजरात, सुजलाम सुफलाम जल अभियान। महाराष्ट्र, जल युक्त शिविर अभियान। एंड राजस्थान, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के बड़े शहरों में सघन यातायात क्षेत्रों में औसत ध्वनि स्तर आमतौर पर निम्नलिखित में से किस ध्वनि स्तरों की रेंज में रहता है? 31 to 40 dB, 41 to 50 dB, 70 to 95 dB एंड 1110 to 120 dB। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 70 to 95 dB। मेनली यहाँ पर शहरों में ऐसा ध्वनि का स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन की समस्या के निराकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोग, ओजोन का क्षरण करने वाले पदार्थों
के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना, पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करना एंड पूरे विश्व में जीवन की सामाजिक गुणवत्ता की सुरक्षा करना। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, हम सब जानते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से रिलेटेड है। जहाँ भी मॉन्ट्रियल से क्वेश्चन आए उसके ऑप्शन में सिर्फ आपको ओजोन को देखना है और उसको ही आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है? नीतिगत नेतृत्व, उद्यमिता, भविष्य दृष्टि, विज्ञान और नवोन्मेष, प्रेरणा और क्रियान्विति। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्यमिता और भविष्य दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरातन काल में नालंदा विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवेश विधि अभिभावी थी? प्रवेश विधि, साक्षात्कार, उत्तम शैक्षणिक पूर्ववृत्त, समकक्षी परिचर्चा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रवेश परीक्षा लिया जाता था। ये हायर एजुकेशन से क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या चुनौतियाँ हैं? विस्तार, साम्यता, निधियाँ, परीक्षा सुधार, उत्कृष्टता एंड प्रवेश परीक्षाएं। आई थिंक ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी 12-13 में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 5 मीन्स विस्तार, साम्यता एंड प्रवेश परीक्षाएं। ये वर्तमान समय में ये बड़ी चुनौतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में से किसमें इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षा का प्रबंधन अत्यधिक बौद्धिक शक्ति, गंभीरता एवं नवाचार तथा सृजनशीलता के लिए अपेक्षित स्वतंत्रता के परिवेश में किए जाने की आवश्यकता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नीति आयोग त्रिवर्षीय कार्य योजना 2017-18 से 1920 एंड प्रारूप शिक्षा नीति 2019। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना है कि 1986 से अक्सर ही क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एंड 1968 ये दोनों आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें। और अभी रिसेंटली ही एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, इसलिए आप 2020 की शिक्षा नीति को भी अच्छे से पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राष्ट्रीय महत्व की संस्था होने के साथ साथ सभी विश्वविद्यालयों के लिए उभयनिष्ठ प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, दूरस्थ शिक्षा परिषद और उच्च अध्ययन संस्थान। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए अपेक्षित है स्वायत्त शासन, संकेंद्रित निधियन, मूल्यांकन तंत्र पर नियंत्रण, स्वतंत्र प्रतिफल, शासन तंत्र द्वारा स्टाफ की नियुक्ति। यहाँ पर कोडिंग दी गई है और यहाँ पर इसका करेक्ट कोडिंग होगा ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 4 मीन्स स्वायत्त शासन, संकेंद्रित निधियन एंड स्वतंत्र प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे 5 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज करती हूँ, आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ सकते हैं और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिया गया है। ये यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन है, इससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे आपके। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा टिक यही है कि आप इसको सबसे पहले तो आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ लें, इसके बाद आप पैसेज को पढ़ें, फिर आपको क्वेश्चन में जो जो चीज़ें आपने पढ़ी थी जहाँ जहाँ भी वो चीज़ आ रही है फिर वहाँ से आप देखें क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में क्या चीज़ें पूछी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर इसी पैसेज में होता है। आप
आप किसी चीज़ के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या चीज़ कैसी होनी चाहिए, या फिर एक्चुअल में क्या चीज़ कैसी है। यहाँ पर ये चीज़ मैटर नहीं करता है, जो पैसेज में लिखा हुआ है उसी को सब कुछ मानना है, वही सर्वोपरि है। क्वेश्चंस को पढ़ें और पैसेज के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है यहाँ पे। तो ये आपका पैसेज है, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को करा देती हूँ ताकि जब आप खुद से इसको सॉल्व करें तो आप मैच कर सकें कि आप कितना करेक्ट कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पर पैसेज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, अंतः उद्योग व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा का प्रभाव किस पर देखा जा सकता है। उत्पादों की वृद्धि, किस्मों की उपलब्धता, एक ही प्रकार की सीमित किस्म, औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव एंड उत्पादन के प्रतिबंधात्मक लाभ। यहाँ पर ऑप्शन बी, एक ही प्रकार की सीमित किस्म, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादों की कुछ किस्मों के बड़े उत्पादन का परिणाम होगा इकाई की लागत में कमी, पैमाने की औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं को लाभ, महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के ग्राहकों को लाभ और उत्पादन की बढ़ती लागत। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इकाई की लागत में कमी, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज एंड अकॉर्डिंग टू एनटीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास और विशिष्ट मशीनरी के उपयोग का क्या परिणाम होगा। यहाँ पर उत्पादों की अधिक किस्में होंगी, उपभोक्ताओं के हित में कमी आएगी, उत्पादों की किस्मों का आयात एंड अंतः उद्योग व्यापार में अवरोध। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्पादों की किस्मों का आयात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम उत्पाद मूल्य का अर्थ है सतत उत्पाद परिचालन, विकल्प का अभाव, व्यापार सूचना विनिमय में वृद्धि एंड उपभोक्ता की क्रय शक्ति में वृद्धि। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपभोक्ता की क्रय शक्ति में वृद्धि। एंड लास्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन में व्यापार फलों के लिए बाधाओं को हटाने का क्या परिणाम हुआ। अंतः उद्योग व्यापार में मंदी, समान उत्पादों का बहाव, सदस्य राज्यों के बीच व्यापार की मात्रा में वृद्धि, विविध उत्पादों पर बल। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सदस्य राज्यों के बीच व्यापार की मात्रा में वृद्धि। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी एंड वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के ऑल वीडियोस, वहाँ पर मैं उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप रिसर्च एप्टीट्यूड के ऑल वीडियोस को वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो मेरा ही दूसरा चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड पर आपका वेलकम है, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें। यहाँ पर एनटीए नेट साइकोलॉजी के क्लासेस यहाँ पर कराए जाते हैं रेगुलर बेसिस पर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।